रेलगाड़ी बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक। धर्मपुर 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 मैंगलोर बैंगलोर बैंगलोर मैंगलोर मांडवा खांडवा खांडवा मांडवा रायपुर जयपुर जयपुर रायपुर तलेगांव मालेगांव मालेगांव तलेगांव नेल्लूर वेल्लूर वेल्लूर नेल्लूर सोलापुर कोल्हापुर कोल्हापुर सोलापुर कुप्पल डिंडिगल डिंडिगल कुप्पल मछलीपट्टनम जमलीपट्टनम जमलीपट्टनम मछलीपट्टनम उंगोल निर्तिगोल उंगोल गोरेगांव 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 नंदाबाद 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 सोतनूर कोतनूर सोतनूर कोतनूर बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक। यहाँ से वहाँ से यहाँ से वहाँ से यहाँ जुक 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 जुक। आपको याद होगा यूनुस जी, क्योंकि देख रही हूँ कि रेल के बारे में जो दिलचस्प जानकारियां हम परोस रहे हैं श्रोताओं को, इन जानकारियों का खजाना खत्म ही नहीं होगा। लेकिन विविध भारती के खजाने में एक ऐसी ही झलकी है, उदयपुर की ट्रेन, जो कभी खत्म नहीं होती है और फरमाइशें श्रोताओं की आती ही रहती हैं, चाहे जितनी बार उसे हम सुनवाएं विविध भारती से। तो क्या वही झलकी सुन ली जाए उदयपुर की ट्रेन? बिल्कुल, इतनी सारी रेल की बातें हुई तो ट्रेन का सफर तो करना बनता ही है। तो चलिए पूछते हैं, भाई साहब उदयपुर की ट्रेन चली गई क्या? यात्रीगण कृपया ध्यान दें, बम्बई से आने वाली गाड़ी 8 बजे अपने निर्धारित समय पर स्टेशन पर पहुंचेगी। वो रहा इंक्वायरी ऑफिस। बहुत सुंदर बैठे हैं। भगवान, मेरी ड्यूटी का पहला दिन है। गुड मॉर्निंग सर। क्या क्या कहा तुमने? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। यस सर। घड़ी है तुम्हारे पास? घड़ी? हाँ घड़ी है ना। क्यों? अरे घड़ी का ताल्लुक है घड़ी? हाँ घड़ी है ना। क्या टाइम हुआ? 12:30। 12:30? हाँ। फिर गुड मॉर्निंग क्यों? हाँ? गुड आफ्टरनून क्यों नहीं? यस सर। गुड आफ्टरनून सर। थैंक यू, जाओ। सर सर अब क्या है? सर मैं आया हूँ। आप आए हैं, ये तो मैं देख रहा हूँ। आपकी फोटो उतरवाऊं? नहीं सर, वो बात ये सर। नहीं, तुम लेट हो, मान लो कि तुम लेट हो। हाँ सर, वो तो मैं मानता हूँ सर, मैं लेट हूँ, लेकिन सर वो बात ये कि जब मानते हो कि लेट हो तो फिर ये लेकिन वेकिन क्यों लगा रहे हो? वो सर बात ये सर, वो मैं ये कहता था। अच्छा छोड़ो, वहाँ उस कुर्सी पर बैठना है तुम्हें। इस पे? ठीक है सर। हाँ बैठ गया सर। हाँ, अब ये पूछताछ का दफ्तर है। यस सर, पूछताछ का दफ्तर। हाँ। किसी भी यात्री को उसकी मांगी गई पूरी जानकारी मिलनी चाहिए। यस सर। समझ गए? समझ गया सर। और हर यात्री से बड़े प्यार से, धीरे से और मुस्कुरा कर बोलना है। जी सर। तो फिर शुरू हो जाओ। हाँ सर। क्या शुरू हो बोलूं? जाओ। हाँ तो सर कोई पूछेगा तो बोलूंगा ना। अरे तो मैं पूछ रहा हूँ ना। हाँ पूछो। आपकी पूछताछ की खिड़की कब खुलती है? अरे मुझे क्या पता कब खुलती है, मैं तो आज ही आया हूँ। खा गए ना गच्छा? जी हाँ, टेम्पर लूज कर दिया तो? अभी समझाया था, बड़े मुस्कुरा कर प्यार से बोलना है। खड़े हो जाओ सीधे। अच्छा सर, मुस्कुरा कर। हमको मुझे पता नहीं साहब कब खुलती है, मैं तो आज ही आया हूँ। ये दांत क्यों दिखा रहे हैं आप? अरे हंसने के साथ जरूरी है क्या कि दांत दिखाओ? अच्छा सर। मुंह बंद करो। हाँ, मुझे पता नहीं सर, मैं तो आज ही आया हूँ। अब क्या हुआ? पेट में ऐंठन हो रही है या किसी ने गला दबा दिया? अजी मैं बोल लूंगा साहब, आप ठीक है, मैं देख लूंगा। कोई बात, पसीना पोंछो। अबे मेरा नहीं, अपना पसीना पोंछो और उस कुर्सी पर जाकर बैठ जाओ। ठीक है साहब। खिड़की खोल लो और अपना काम शुरू करो। हाँ, कोई दिक्कत हो तो मेरे पास, मेरे कैबिन में आ जाना। आ जाऊंगा सर, बिल्कुल आ जाऊंगा, आपके कमरे में आ जाऊंगा सीधा ही। मैंने कोई लतीफा कहा है? नहीं तो फिर हंसे क्यों? वो तो मैं यूं ही हंस रहा था सर, वो अभी कहा था ना हंस के। अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो मेरा? खिड़की खोलिए और अपना काम शुरू कीजिए। दिक्कत हो तो मेरे पास आ जाना। हाँ तो आ जाऊंगा। क्या आदमी है, पता नहीं सुबह सुबह किसका मुंह देखा था। राम 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 राम। राधे 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 राधे। कृष्णा कृष्णा। मैं पूछ रहा था, क्या इंक्वायरी ऑफिस यही है? हाँ हाँ यही है। क्यों? मतलब पूछताछ यही होती है? अरे यही होती है। भाई साहब, इस शहर में अच्छे से अच्छे कपड़े कहाँ मिलते हैं? कपड़े? हाँ हाँ कपड़े, पैंट शर्ट कुर्ता पजामा धोती वगैरह कहाँ मिलते हैं? मुझे क्या पता भैया कहाँ मिलते हैं। पता नहीं?
कमाल है। कमाल है। भाई साहब आप बता सकते हैं इस शहर में अच्छे से अच्छे जूते कहाँ मिलते हैं? जूते? हाँ जूते, काले भूरे लाल नीले, पैर में पहनते हैं जूते। अरे मुझे मालूम है पैरों में पहनते हैं, लेकिन भैया जूतों से मुझे क्या मतलब? कोई मतलब नहीं है। अच्छा भाई साहब एक बात बताइए आप, मुझे अपनी पत्नी के लिए हार खरीदना है, कहाँ से खरीदूं? अबे तू तेरी पत्नी के लिए कहीं से भी हार खरीद यार, चोरी का डाका डाल, मेरे से कहाँ पूछ रहा है? अब इतने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है पूछताछ, तुमसे नहीं पूछूंगा तो किससे पूछूंगा? अबे तो इस पूछताछ का मतलब है रेल में पूछताछ है, रेलों के बारे में पूछा जाता है। ओ, रेलों के बारे में पूछा जाता है। हाँ। भाई साहब ये रेल के डिब्बे कहाँ बनते हैं? मेरे घर पे बनते हैं। घर पे बनते हैं डिब्बे? हाँ। तो भाई साहब ऐसा करना, एक रेल का इंजन घर भेज देना, मुन्ना खेल लेगा। अबे डब्बे कहाँ बनते हैं, रेल का इंजन बाहर कहाँ बनता है, इस बात से मुझे क्या लेना देना? तो भाई साहब गुस्सा काहे को होते हो? रेलों के बारे में ही तो पूछ रहा हूँ ना। अबे तो रेलों के बारे में पूछने का मतलब है रेलों के आने जाने के बारे में पूछना। ओ, रेलों के आने जाने के बारे में पूछना। हाँ। भाई साहब ये रेल आती क्यों है? अबे यात्रियों को लेने आती है बाबा जी। तो गुस्सा क्यों होते हो? हैं? फिर जाती क्यों है? अबे उन्हें लेकर जाती है, पर तुझे कहाँ जाना है? मुझे तो कहीं नहीं जाना, मैं तो यूं ही टाइम पास करने आया था। टाइम पास करने आया था? भाई साहब इंजन भेज देना। टाइम पास करने आया था? अजय भाई साहब जी, क्या बात है भाई साहब, क्यों आप रहे हो आप? अरे 5 नंबर के पेड़ों से पकड़ आ रहा हूँ भाई साहब जी। अरे ऐसी क्या आफत आ गई यार? मैं जाना चाह रहा था भाई साहब जी, ये भोपाल ये जो उदयपुर जाने वाली ट्रेन है भाई साहब जी, कितने बजे जाती है? उदयपुर जाने वाली भाई साहब जी, एक मिनट उदयपुर जाना जी भाई साहब जी। अरे देख के बता रहा हूँ भाई, ये ठावस तो खा। हाँ भाई साहब जल्दी बताओ जी। उदयपुर जाने वाली ट्रेन आई जाइए भाई साहब। बता रहा हूँ भैया। अरे भैया वो तो 11 बजे जाती है, वो तो गई। गई? हाँ गई। अरे उदयपुर जाने वाली ट्रेन? अरे हाँ भाई उदयपुर जाने वाली ट्रेन। ओ जो 5 नंबर के प्लेटफॉर्म से जाती है भाई साहब जी वो? अरे हाँ भाई 5 नंबर के प्लेटफॉर्म से जाती है, गई वो ट्रेन। आप समझ नहीं रहे, 7 डाउन है वो पूछ रहा हूँ। मुझे मालूम है 7 डाउन है, 7 डाउन है, 5 नंबर के प्लेटफॉर्म से जाती है, उदयपुर जाती है, 11 बजे जाती है ट्रेन। गई? गई क्या? हाँ गई। अच्छा भाई क्या साहब। अच्छा भाई साहब? अजी भाई साहब जी ये क्या है? अजी कहीं शंटिंग करने तो नहीं गई है? अब शंटिंग करने वो 9 बजे जाती है भाई, और अभी 12:30 बज चुके हैं, ट्रेन गई। अरे तो नियम थोड़ी, कभी लेट भी तो जाती होगी ना। अरे आज नहीं हुई लेट, मतलब चली गई? चली गई। ठीक है भाई साहब। क्या ठीक है? ओ भाई साहब जी, अरे अब क्या है भाई? अजी कहीं ऐसा तो नहीं वो दूसरे प्लेटफॉर्म में खड़ी हो, आपको पता ही नहीं हो? हम तो पागल है, हम तो यूं ही ड्यूटी पे आ गए। हाँ? अबे यार ये रजिस्टर क्यों रखा है, काहे के लिए रखा होता है? इसमें देख के बताया ना मैंने, गई ट्रेन। गई क्या? हाँ गई। ठीक है भाई साहब। पता नहीं कैसा आदमी। भाई साहब जी अरे अब क्या है यार? आप मजाक तो नहीं कर रहे ना? तू जीजा जी लगता है मेरा, तो भाई है मेरा, दोस्त है, मैं क्यों मजाक करूंगा तेरे से? कह दे तेरे से उदयपुर जाने वाली ट्रेन गई तो गई। खाओ मेरी कसम। तेरी कसम भाई, तेरे पिताजी की कसम, अरे तेरे पूरे खानदान की कसम दादा, उदयपुर जाने वाली ट्रेन गई। वास्तव में गई क्या भाई साहब? वास्तव में गई यार, सच्ची में गई। सच्ची? सच्ची गई, रियली में गई। अरे उदयपुर जाने वाली ट्रेन गई बाबा। ठीक है भाई साहब। हे भगवान क्या करूं? अजी भाई साहब जी, अरे मेरे बाप, अब उदयपुर जाने वाली ट्रेन गई। नहीं वो तो आपने बता दिया गई, तो मैं पूछ रहा था पूरी गई क्या? आधी खड़ी है बाहर। आधी खड़ी है ना? खुली। अबे आधी ट्रेन कैसे जाएगी? ट्रेन तो पूरी जाती है। पूरी जाती है? हाँ। फिर तो इंजन भी गया होगा। क्या आदमी, अबे इंजन के बिना ट्रेन चलेगी कैसे यार? इंजन ही तो ले जाता है ट्रेन को। गार्ड का डिब्बा भी गया क्या भाई साहब? अबे गार्ड के डिब्बे, डाक के डिब्बे, सारे डिब्बे गए भैया, तू चलते रहे कहाँ से? पहिए भी गए क्या भाई साहब? अबे कौन से जन्म का बदला ले रहा है यार? अरे पहियों के बिना ट्रेन चलेगी कैसे? भाई साहब मेरा उदयपुर जाना जरूरी है, मैं छत पे बैठ के चल जाऊंगा। अरे तो जब ट्रेन ही नहीं है तो छत कहाँ से आई? क्यों, छत भी जाती है क्या ट्रेन के साथ? नहीं भाई साहब, वो छत तो क्या ट्रेन के पीछे पीछे चलती है। मैं भी यही सोच। बट ट्रेन में ही तो लगी होती है छत।
अच्छा भाई साहब, आप कह रहे तो मान लेता हूँ। कान होगी लगा दी पहले दिन पौड़े पौड़े लोग मिल रहे। ओ भाई साहब जी, अरे अब क्या है यार, कोई दूसरा इंतजाम नहीं हो सकता क्या? एक इंतजाम तो हो सकता है भाई साहब। क्या भाई साहब? ऐसा करो, आप मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं ले चलता हूँ उदयपुर। ऐसे तो देर हो जाएगी। तेरा क्या रह गया, कोई इंतजाम नहीं हो सकता, समझे? चलो ऐसे। अजी भाई साहब, मैंने टिकट लिया था, ट्रेन कैसे चली गई? अरे ट्रेन का टाइम हो गया भैया, और तुम लेट हो गए इसलिए चली गई। नहीं, मैंने टिकट लिया था भाई साहब। बिना टिकट लिया तो तू भगवान हो गया कोई? देर तक आना, उदयपुर जाने वाली ट्रेन गई, अब चलो ऐसे। अजी भाई साहब, आप ऐसा कीजिए, ट्रेन को वापस बुला लिए, मैं लटक कर चला जाऊंगा। ट्रेन वापस नहीं आ सकती, समझे? अरे कैसे नहीं आ सकती? ये तो आप रेल वालों की धांधली है। रेलवे, हाय हाय रेलवे। भाई साहब, ये क्या कर रहे हो यार? देखो, आप मेरे को उदयपुर भेजो, नहीं तो मैं ऐसे नारे लगाऊंगा। तो मैं देखो उदयपुर कैसे भेजूं? अरे कैसे भेजो? आपको क्या है कि एक आध डब्बे बाद में भेजने चाहिए, ताकि लेट आने वाले पैसेंजर को असुविधा ना हो। हाँ भाई साहब, मैं आपकी सलाह है ना रेल मंदिर तक पहुंचा दूंगा। अरे लेकिन मैं अभी उदयपुर कैसे जाऊं? और तू कैसे ही जाए यार, मैं क्या करूं इसमें? हाँ भाई साहब, एक काम हो सकता है, अरे आप बस से चले जाओ। बस से नहीं, मैं तो ट्रेन से जाऊंगा। अब ट्रेन तो चली गई, तो मुझे लेकर क्यों नहीं गई? तो गलती हो गई भैया, रेलवे वालों से बहुत बड़ी गलती हो गई। अब आप मुझे बताइए, उदयपुर कैसे जाऊं? अरे मैंने कहा ना दादा, बस से चला जा। अरे आज देर बस से चला जा यार, मेरी ड्यूटी का पहला दिन है, पैर पड़ू, बस से चला। आरती उतारू तेरी। जय जगदीश भाई साहब, बस से चले जाओ यार। ठीक है भाई साहब, अब आप इतना कह रहे हो तो मैं बस से चला जाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब जी, अब बोलो, आप मेरा एक काम करोगे क्या? कहिए। वो बस स्टैंड थोड़ा दूर है यहाँ से। छोड़िए हम आपको। नहीं नहीं, आप फोन करके एक टिकट बुक करा दो मेरा। फोन करूँ? हाँ भाई साहब। हाँ, 1 मिनट रुको भाई साहब, वो नंबर क्या है वहाँ का? 2 चिपे बस स्टैंड 26 21 22। मैं ये बता रहा था। 26 21 22। हाँ भाई साहब, जरा सा। अरे उठा ले रे। हेलो, हाँ बस स्टैंड से। हाँ साहब, ये मैं पूछ रहा था साहब, ये उदयपुर जाने वाली कोई बस है क्या? हैं? नहीं भाई साहब, मैं कर नहीं रहा हूँ, मैं तो सीधा ही हूँ। नहीं, वो प्रॉब्लम है कुछ भाई साहब आज। हाँ, मैं पूछ रहा था भाई साहब, उदयपुर जाने वाली कोई बस की क्या है कि वो टिकट विकट मिल सकती है क्या? उदयपुर जाने वाली बस गई हट। ठीक है भाई साहब, भाई वो उदयपुर जाने वाली बस तो गई। ऐसे पूछो, वास्तव में गई क्या? भाई साहब, वास्तव में गई क्या? जी वास्तव में गई। ऐसे पूछो, पूरी गई क्या? मतलब पूरी? अबे तेरी तो इधर आ तू। पूरी गई क्या? अरे भाई जाना नहीं जी तेरी पगड़ी। बाबू, मैं कोई पगड़ी बेचने थोड़ी आया हूँ। तो क्या करना है फिर? मैं तो मैसेज देने आया हूँ। मैसेज देना? हाँ। क्या मैसेज देना भाई? वो जो सामने खंबे के सारे खड़ा है, सारा लेके। कहाँ पे? वो सामने खंबे के, देखो ना यार। वो हाँ। क्या कर रहा है वो? उससे पूछवाया कि उदयपुर जाने वाली ट्रेन गई क्या? अरे मेरे को क्या पता? ये कोई नौकरी है, मैं नौकरी नहीं करूंगा, मैं अभी इस्तीफा दे देता हूँ। सर 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 सर, क्यों चिल्ला रहे हो, क्या बात है? ये लीजिए सर, ये लीजिए, ये लीजिए सर, ये लीजिए। क्या है? ये सर मेरा इस्तीफा। अरे लेकिन दफ्तर के कुछ कायदे कानून होते हैं। ये कायदे कानून क्या होते हैं? मैं कुछ नहीं जानता, कायदे वायदे और कानून कानून तुम्हें मैं तो जानता हूँ, ये मेरा इस्तीफा है। अरे भैया, इस्तीफे के साथ चार्ज देना पड़ता है। चार्ज देना पड़ता है? हाँ। यहाँ भी? हाँ। कितना चाहिए बोलो, क्या चाहिए बोलो? अरे ये वाला चार्ज नहीं, तो हैंडिंग ओवर नोट में लिखना पड़ेगा तुम्हें कि उदयपुर वाली ट्रेन गई क्या? हाँ गई। उदयपुर की ट्रेन तपन भट्टी की लिखी ये झलकी थी। ये झलकी विविध भारती से बेहद लोकप्रिय हुई है और समय समय पर हम ये झलकी आपको सुनवाते रहते हैं। अब ममता जी, इतनी सारी रेल की बातें करने के बाद आपको याद है पिछले हफ्ते विविधा कार्यक्रम में हमने याद किया था कुंदन लाल सहगल को। इस हफ्ते भी याद करेंगे, लेकिन इस हफ्ते एक और हस्ती को याद करेंगे जिनका ताल्लुक कुंदन लाल सहगल से रहा है, लेकिन इसके अलावा उनकी एक और पहचान है और वो है एक बहुत ही प्रसिद्ध निर्माता, निर्देशक, लेखक और गीतकार की छवि। हम समझ गए आप बात कर रहे हैं केदार शर्मा की। केदार शर्मा न केवल गीतकार हैं, निर्माता निर्देशक भी हैं। आपने जिक्र किया चित्रलेखा जो 1941 में बनी थी और जो भगवती चरण वर्मा के उपन्यास पर केंद्रित थी फिल्म, और यही फिल्म 1964 में भी बनी थी। आपको बता दें ममता जी की जो 1941 में चित्रलेखा बनी उसके कलाकार थे महताब और नांद्रेकर, और सन 1964 में जो चित्रलेखा बनी उसके कलाकार तो आप सभी जानते
जानते ही हैं। मीना कुमारी, अशोक कुमार, भारत भूषण और इसके गाने साहिल लुधियानवी ने लिखे थे। रोशन ने गानों की धुन तैयार की थी। सबसे दिलचस्प बात यह है कि केदार शर्मा ने 1941 में चित्रलेखा बनाई और बाद में 1964 में उन्होंने यही फिल्म दोबारा बनाई। ये भारतीय सिनेमा के इतिहास का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण तथ्य बन गया। जी बिल्कुल। भगवती चरण वर्मा का उपन्यास पहले पढ़ें और उसके बाद अगर फिल्म देखें तो शायद फिल्म का जायका बदल जाएगा। वैसे एक और महत्वपूर्ण तथ्य है और वो ये कि केदार शर्मा ने पीसी बरुआ की जो फिल्म आई थी शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास पर, जिसका नाम था देवदास और साल था 1936, इस फिल्म के गाने भी लिखे थे और इन गानों को कुंदन लाल सहगल ने गाया था। तो अभी ममता जी, केदार शर्मा की कुछ और फिल्मों की याद आपको आ रही है? बिल्कुल याद आ रही है। हमारी याद आएगी फिल्म का नाम है कभी तन्हाइयों में। बहुत ही मकबूल गाना है। मुबारक बेगम की आवाज में ये गाना अक्सर ही हम अपने श्रोताओं को विविध भारती से सुनवाते हैं। इसके अलावा एक फिल्म याद आ रही है नीलकमल, जो 1947 में आई थी, और इसके अलावा फिल्म बावरे नैन, जो 1950 में आई थी। बावरे नैन जो है वो संगीतकार रोशन के करियर की बड़ी महत्वपूर्ण फिल्म है, लेकिन नीलकमल वो फिल्म है जिसके जरिए राज कपूर ने बतौर हीरो अपना करियर शुरू किया था। और हमारी याद आएगी ये जो गाना है इसी फिल्म का। इस गाने को केदार शर्मा ने लिखा था, संगीत स्नेहल भाटकर का था, और ये गाना सुन लें। सुनते हैं। कभी तन्हाइयों में हमारी याद आएगी, कभी तन्हाइयों में हमारी याद आएगी, अंधेरे छा रहे होंगे कि बिजली कौंध जाएगी, अंधेरे छा रहे होंगे। ये बिजली राख कर जाएगी तेरे प्यार की दुनिया, ये बिजली राख कर जाएगी तेरे प्यार की दुनिया, न फिर तू जी सकेगा और न तुझको मौत आएगी, कभी तन्हाइयों में हमारी याद आएगी, अंधेरे छा रहे होंगे कि बिजली कौंध जाएगी, न फिर तू जी सकेगा और न तुझको मौत आएगी, कभी तन्हाइयों में हमारी याद आएगी, अंधेरे छा रहे होंगे कि बिजली कौंध जाएगी, कभी तन्हाइयों में। चूंकि हम ममता जी केदार शर्मा को याद कर रहे हैं, तो आज विविध भारती के संग्रहालय से हम लेकर आए हैं केदार शर्मा की आवाज। अब आप पूछिए कि क्या है उनकी आवाज में? पूछते हैं क्या है उनकी आवाज में। ये बात देखिए, ऐसा है कि केदार शर्मा ने एक समय में कुंदन लाल सहगल को याद किया था एक विशेष कार्यक्रम में, और उन्होंने उनसे जुड़ी हुई निजी यादें हमारे साथ बांटी थीं। वही इनसे मिलिए कार्यक्रम विविध भारती के खजाने की किसी अंदरूनी अलमारी में से निकालकर हम लेकर आए हैं। तो सुनते हैं। श्री के.एल. सहगल साहब को पहली बार मैं 1932 में मिला था। वो मिला यूं था कि इससे पहले मैंने एक तस्वीर देखी थी
न्यू थिएटर्स की बनाई हुई पूरन भगत, जो श्री देवकी बोस ने बनाई थी, उस फिल्म ने मुझ पे इतना असर किया था कि मैंने ये तय कर लिया था कि कुछ भी हो, किसी भी तरह से मैं भी फिल्म लाइन में जाके रहूंगा। चनाचे मैं एमए का इम्तिहान खत्म करने के बाद कलकत्ते पहुंच गया और साहब हर स्टूडियो का दरवाजा खटखटाया, लेकिन मुझे तो किसी ने इस काबिल नहीं समझा कि मुझे उसमें घुसने दिया जाए। फिर मुझे मालूम हुआ कि टॉलीगंज ब्रिज के पास वहाँ 2 पंजाबी हैं नौजवान जो रहते हैं, एक का नाम है मिस्टर पृथ्वीराज कपूर और दूसरे का नाम श्री कुंदन लाल सहगल, और अगर मैं उनसे मिल लूं तो मुमकिन है कि वो कोई ना कोई रास्ता निकाले और मेरा काम बन जाए। चनाचे एक दिन इतवार के दिन सुबह सवेरे 10 बजे मैंने जाकर सबसे पहले पृथ्वीराज जी का दरवाजा खटखटाया और फिर अर्ज़े हाल किया कि देखिए मुझे देवकी बोस साहब से मिलवा दीजिए, मैं पढ़ा लिखा नौजवान हूँ, मैं कुछ फिल्मों की बहुत खिदमत करना चाहता हूँ। साहब मैंने अपनी बड़ी तारीफ की और वो सुनते रहे, और सब सुनने के बाद उन्होंने कहा कि देखिए आपकी समस्या का हल मेरे पास नहीं है, कि साथ वाले कमरे में एक गवैया रहता है जिसका नाम सहगल है, आप उनका दरवाजा खटखटाइए, मुमकिन आपका काम बन जाए। तो साहब मैं अपना समूह लेके उठा और मैंने दूसरा दरवाजा खटखटाया। तो जैसे मैंने सहगल साहब का दरवाजा खटखटाया, उन्होंने मुझे अंदर बुलाया और कहा कि तशरीफ रखिए, और फिर पूछा कि क्या बात है कहिए। तो मैंने उनसे भी अपनी वो जो थी गुजारिश की कि साहब मुझे देवकी बोस से मिलना है और इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि देखिए ये काम मैं आपका नहीं कर सकूंगा, क्योंकि देवकी बोस साहब की नजरों में मैं बहुत घटिया एक्टर हूँ। अगर आपको देवकी बोस से मिलना है तो साथ वाले कमरे में श्री पृथ्वीराज कपूर रहते हैं, आप उनका दरवाजा खटखटाइए। मैंने उनसे कहा कि मैं उनसे तो मिल के आ रहा हूँ। तब वो बात समझ गए कि शायद पृथ्वीराज जी ने समझदारी से काम लिया है और मुझे टाल दिया है। अब सहगल साहब को फरिश्तों का दिल मिला था, जो सबकी खिदमत करने में, सबकी भलाई करने के लिए हमेशा तैयार था। उन्होंने कहा कि मुझे तो वो अच्छा समझते नहीं है, लेकिन उनकी हीरोइन दुर्गाबाई खोटे उनसे म्यूजिक सीखती है, अगर मैं उससे जाके कहूँ तो शायद आपका काम बन जाए। वो आपको देवकी बोस साहब से इंट्रोड्यूस करा देंगी और शायद आपका काम बन जाएगा। क्या सहगल साहब का शास्त्रीय संगीत का ज्ञान बहुत ऊंचा था? नहीं साहब, ये गलत फहमी है। सहगल साहब को शास्त्रीय गीत का इतना ज्ञान तो नहीं था, वो गवैये नहीं थे। दरअसल क्या है कि उनको बहुत लगन थी इस फन से, वो पुजारी थे गाने के। शायद आप कहना चाह रहे हैं कि बजाय गले के वे दिल से गाते थे। जी हाँ, और यही वजह है कि मैंने उनको देखा है कि कई बार वो सुरों में यूं खो जाते थे कि गाते गाते उनकी आंखों में नमी आ जाती थी, और यही वजह है कि सुनने वाले उनकी दर्द भरी आवाज सुन के वो भी रो दिया करते थे। मैं आपको इस बारे में एक वाक़या बतलाता हूँ कि एक दफा सहगल साहब, जबकि वो बहुत बड़े स्टार भी बन चुके थे, ये मुंबई बुलाए गए थे तानसेन में काम करने के लिए। तो एक मर्तबा जुहू के एक होटल में, जुहू बीच पे किसी दोस्त के यहाँ वो एक दावत में गए हुए थे, दावत में शरीक थे कि अचानक उनके कानों में एक आवाज आई, कोई दूर से गालिब की गजल गा रहा था, नुक्ता ची है गमे दिल उसको सुनाए न बने, क्या बने बात जहाँ बात बनाए न बने। तो सहगल साहब बेचैन हो गए और उन्होंने खाना पीना छोड़ के वो उस आवाज को फॉलो करना शुरू कर दिया कि वो किधर से आ रही है। चनाचे उस समंदर के किनारे किनारे चलते रहे और देखा कि एक फकीर बैठा हुआ वो गजल गा रहा है। वो जाकर उसके कदमों में बैठ गए और जब उसने लास्ट उसका मक्ता भी पढ़ा कि इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब जो लगाए न लगे और बुझाए न बने, जब वो ये मक्ता खत्म कर चुके तो सहगल साहब ने बेख्तियार कहा वाह 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 सुभान अल्लाह। तो फकीर ने चौंक के कहा, बाबा किस बात की दाद दे रहे हो, गजल की? तो उन्होंने कहा नहीं साहब, मैं तो आपके गाने की दाद दे रहा हूँ। तो फकीर ने कहा, बेटे गा कौन रहा था? मैं तो फरियाद कर रहा था, वो जो नीली छतरी वाला है ना, उससे फरियाद कर रहा था, ये गाना नहीं, ये फरियाद है। और चूंकि ये फकीर फरमा रहे हैं कि चूंकि वो जो नीली छतरी वाला है ना, वो अनपढ़ है, वो कोई जबान नहीं जानता, वो ना वो संस्कृत जानता है, ना वो अरबी आती है उसे, ना वो फारसी समझता है, ना वो पाली जानता है, वो तो 7 सुरों की जबान समझता है। इसीलिए मैं अपने दर्द को सुरों में समोकर उस तक रसाई कर रहा था। ये सुनते ही सहगल की आंखों में आंसू आ गए और कदम पकड़ के कहा कि बाबा मेरे लिए भी दुआ करो कि 7 सुरों के जरिए वहां तक तो मेरी रसाई नहीं हो सकती,
परवरदिगार तो नहीं, लेकिन परवरदिगार के जो बंदे हैं, कम से कम मैं उनकी मंजूरी तो ले लूं कि मैं कुछ गाता हूँ। जब उस फकीर का वो गाना सुन चुके तो उनके बटुए में जितने रुपए थे वो उन्होंने उसके कदमों में रख दिए, और जब वो वापस आए और आके किस्सा बयान किया तो दोस्तों ने कहा कि कमाल है, आपने बगैर गिने कि पर्स में कितने रुपए थे फकीर के कदमों में रख दिए। तो उनका ये कहना था कि मुझे देने वाला क्या गिन के देता है मुझे, कि मैं उसके बंदे को गिन के देता। वाह, कितनी ऊंची बात कही। हाँ, इससे आप ये अंदाजा कीजिए कि उस जमाने का फिल्म का एक एक्टर कितना साहिब दिल था। वो बहुत ही खूबसूरत इंसान थे। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ, इससे आपको पता चल जाएगा। सब वो एक्टर होने से पहले वो सेल्समैन थे, वो टाइपराइटर्स वगैरह कुछ बेचा करते थे, और पार्ट टाइम जॉब के लिए वो क्या करते थे कि कुछ पारचात, कुछ साड़ियाँ ले जाकर मोहल्ले गली कूचों में वो फेरी लगाया करते थे, बेचा करते थे। एक जगह से जब वो वहाँ से गुजरते तो एक मोहल्ले में एक गरीब आदमी का झोंपड़ा था। वहाँ से एक छोटी सी लड़की 8-10 वर्ष की हमेशा आके उनको रोक लेती और कहती कि हमें कोई सब्ज रंग की साड़ी हमारे नाप की दिखाओ। और सैगल साहब बिल्कुल नाराजगी नहीं फील करते, वो उसको साड़ियाँ दिखाते। फिर वो एक साड़ी चुन के कहती इसके दाम क्या है, तो सैगल साहब कहते भैया ये तो 10 रुपए की है। तो वो गरीब लड़की उसको गाल से लगा के साड़ी को वहीं रख देती और कहती हम ये नहीं खरीद सकते, और चली जाती। ऐसा कई बार हुआ। सैगल साहब बड़े साहिब दिल थे, उनके दिल पे इस बात की चोट लगती थी कि ये बच्ची ले नहीं सकती और इसको अच्छी लगती साड़ियाँ। तो एक दिन क्या हुआ कि वो खुद आए, और उस दिन इत्तेफाक से वो लड़की झोंपड़े से बाहर नहीं आई। तो ये खुद गए उसके झोंपड़े में और अंदर जाके देखा वो लड़की उदास बैठी थी। तो उस दिन बंगाली में ये कहा कि माँ ये मैं तेरे लिए नजराना लाया हूँ, अगर तुम इसे कबूल कर लोगी तो मैं समझूंगा कि तुमने मुझे भी अपना दादू, अपना बड़ा भाई समझा है। तो उसने, सैगल साहब ने वो 15 रुपए की साड़ी उसको दे दी, और बाद में आकर जो उनके वो मालिक थे, सेठ साहब जो जिनका माल वो बेचा करते थे, उनसे कहा साहब इसके पैसे मेरी कमीशन से निकाल लीजिए, और देखिए आइंदा मैं ये काम नहीं करूंगा, मेरे दिल पे चोट लगती है, मैं ये काम नहीं कर सकता। और उन्होंने वो पार्ट टाइम जॉब भी छोड़ दिया। आप इससे अंदाजा कर लीजिए कि वो कितने साहिब दिल थे। यूनुस जी एक बहुत बड़े कवि हैं जो हास्य कवि के रूप में जाने जाते हैं, और मंच पर उनके बिना कवि सम्मेलन अधूरा सा लगता है। हर कवि सम्मेलन में काका हाथरसी की उपस्थिति जरूरी होती है और उन्हें सुनने के लिए बहुत देर तक इंतजार भी किया जाता है। बचपन में उनके कवि सम्मेलन, उन्हें स्टेज पर हमने रूबरू देखा था, उन्हें सुना था, और वो यादें हैं। तो उनकी कोई कविता अगर याद हो तो सुना दीजिए, आपके पास तो बहुत सारी जानकारी है, खजाना है। देखिए, सबसे पहले तो ये कि काका हाथरसी जो है उनका असली नाम था प्रभु दयाल गर्ग जी। और दूसरी बात ये कि काका हाथरसी की कई ऐसी रचनाएं हैं जिनमें हास्य व्यंग्य का पुट है, वो आपको हंसाते हैं तो कहीं चिकोटी भी काटते हैं। अब जैसे उनकी कुछ पंक्तियां मैं सुनवा रहा हूं। लिखते हैं कि नाम मिला कुछ और तो शक्ल अकल कुछ और, नाम मिला कुछ और तो शक्ल अकल कुछ और, शक्ल अकल कुछ और, नैन सुख देखे काने, बाबू सुंदर लाल बनाए ऐचकताने, कहें काका कवि दयाराम जी मारे मच्छर, विद्याधर को भैंस बराबर काला अक्षर। क्या बात है। काका हाथरसी। ममता जी, विविध भारती के संग्रहालय से हमें मिली है काका हाथरसी से बातचीत की एक अनमोल रिकॉर्डिंग। ये चुटीली बातचीत सुन ली जाए। बिल्कुल सुन ली जाए। काका जी नमस्कार। नमस्कार आपको भी। बड़ी प्रसन्नता हुई कि आप आए। आपने बुलाया इसलिए आई। अच्छा ये बताइए काकी का क्या हाल है? काकी खूब आनंद देती है, उसकी प्रेरणा से ही मैं कविताएं लिख रहा हूँ। सच पूछो, ईमानदारी की बात तो यही है। अच्छा तो कोई काकी न होती तो आज मैं हास्य का कवि बन ही नहीं सकता था। अच्छा कोई हमको सबूत दीजिए इस बात का। सबूत ये दे रहा हूँ आपको एक कविता में। सुनाइए। एक बार मैं जब पहाड़ पर गया तो काकी ने कहा हमको क्यों नहीं ले जाते। अच्छा ले जाएंगे तुमको भी, जरा एक आध दफा देख तो हमें। ठीक। तो काकी यों कहने लगी कर घूंघट की आड़, हमारे ब्रज में घूंघट है। ठीक। काकी यों कहने लगी कर घूंघट की आड़, हमको दिखलाए नहीं तुमने कभी पहाड़। तुमने कभी पढ़ा हाय तकदीर हमारी, इससे तू अच्छा मैं नर होती तुम नारी। हाय तकदीर हमारी, इससे तू अच्छा मैं नर होती तुम नारी। कह काका कविराय जोश तब हमको आया, भारत का नक्शा ला करके उन्हें दिखाया। मानचित्र फैला दिया मैंने मेज पे। देखो इसमें ध्यान से हल हो गया सवाल,
यह शिमला, यह मसूरी, यह नैनीताल। यह नैनीताल कहो घर बैठे बैठे, दिखला दिए पहाड़ बहादुर है हम कैसे। कहो घर बैठे बैठे, दिखला दिए पहाड़ बहादुर है हम कैसे। कहे काका कवि, चाय पियो और बिस्कुट कुतरो, पहाड़ के आए उतरो, चढ़ो चढ़ो फिर उतरो। चाय पियो और बिस्कुट कुतरो, पहाड़ के आए उतरो, चढ़ो चढ़ो फिर उतरो। यह सुनकर वे हो गई लड़ने को तैयार। जब कभी लड़ने को तैयार होती है ना, आंख दिखा दी तो मैं बीच में एक शेर सुना देता हूँ। अच्छा, हमको सुनाइए। बुझ चुका है तुम्हारे हुस्न का हुक्का, वो तो हम है कि गुड़गुड़ाए जाते हैं। ठीक हो जाते। 65 वर्ष की है, मैं 72 का हूँ। बुझ चुका है तुम्हारे हुस्न का हुक्का, वो तो हम है कि गुड़गुड़ाए जाते हैं। तो उसको ही शुरू कर रहा हूँ। यह सुनकर वे हो गई लड़ने को तैयार, मेरे बटुए में पड़े तुमसे मर्द हजार। तुमसे मर्द हजार मुझे समझा है बच्ची, बहका लोगे कविता गढ़कर झूठी सच्ची। कह काका भयभीत हुए हम उनसे ऐसे, अपराधी हो कोतवाल के सन्मुख जैसे। तो आगा पीछा देख कर करके सोच विचार, हमने उनके सामने डाल दिए हथियार। आज्ञा सिर पर धारी, चले मसूरी रातें देहरादून गुजारी। कह काका कविराय रात भर पड़ी नहीं कल, चूस गए सब खून देहरादूनी खटमल। आफत आ गई हमारी, काका वेटिंग रूम में फंसे देहरादून। नींद न आई रात भर, मच्छर चूसे खून, देह घायल कर डाली। हमें उड़ा ले जाने की योजना बना ली। मच्छरों ने कहा ले चलो काका को। हमें उड़ा ले जाने की योजना बना ली, किंतु बच गए कैसे यह बतलाएं तुमको। नीचे खटमल जी ने पकड़ रखा था हमको। खटमल नहीं होते तो ले। सुबह मसूरी चले। सुबह मसूरी के लिए बस में हुए सवार, तो खाई खंदक देखकर चढ़ने लगा बुखार। ले रही वे उकाई, नींबू चूरन चटनी कुछ भी काम न आई। कहे काका वे बोली दिल मेरा बेकल है। हमने कहा कि पथ से लड़ने का ये फल है। हमने कहा कि पथ से लड़ने का ये फल है। तो उनका मूड खराब था, चित्त हमारा खिन्न। नगर पालिका का तभी आया सीमा चिन्ह। टैक्स वाले आ गए। नगर पालिका का तभी आया सीमा चिन्ह। रुका मोटर का पहिया, लाओ टैक्स प्रत्येक सवारी 1.5 रुपया। कह काका कर हम दोनों हैं एक सवारी। अरे आधी हमें आधी अर्धांगिनी हमारी। एक टैक्स ले ले, आधी हमें आधी अर्धांगिनी हमारी। अब बस स्टैंड पे पहुंचे तो बस के अड्डे पर खड़े कुली पहनकर पैंट, चाहे फटी हुई थी लेकिन पैंट थी। बस के अड्डे पर खड़े कुली पहनकर पैंट, हमें खींच कर ले गए होटल के एजेंट। 2 होटल वाले आ गए। होटल के एजेंट पड़े जीवन के लाले, दोनों बाहें खींच रहे 2 होटल वाले। एक कहे मेरे होटल का भाड़ा कम है, दूजा बोला मेरे यहाँ फ्लश सिस्टम है। तो हम बड़े घबराए, हमारी दोनों बाहें खींच रहे। हे भगवान बचाइयो, मैंने भगवान से कहा हे भगवान बचाइयो, करो कृपा की छाह, ये उखाड़ ले जाएंगे आज हमारी बाह। दौड़कर आओ ऐसे, भगवान से कहा दौड़कर आओ ऐसे, तुमने रक्षा करी ग्रास से गज की जैसे। कह काका कभी पुलिस रूप धर के प्रभु आए। चक्र सुदर्शन चोर हाथ में हंटर लाए। रिक्शे वाले ने कहा आधा वर्ष दूर रखूं बिस्तरा टोकरी, मस्जिद में दिलवा दूं तुमको मुफ्त कोठरी। कह काका कब क्या बकता है गाड़ी वाले, सभी मियाँ समझे हैं तुमने दाढ़ी वाले। अब आगे बढ़ी तो मित्र हमारे मिल गए, कैप्टन घोड़ा सिंह घोड़े पर आ रहे थे। हमें खींच कर ले गए, देखा स्केटिंग हृदय मसल रहे थे। चंपू के संग मिस्टर चंपू फिसल रहे थे। काकी बोली, उसे कभी नहीं देखा था तमाशा। काकी बोली क्यों जी ये किस तरह लुढ़क से, चाबी भरी हुई या बिजली से चलती। तो खट्टे मीठे चरपरे अनुभव हुए अनेक, आई अपने सामने विकट समस्या एक भयंकर थी महंगाई, लूट रहे दुकानदार होटल हलवाई। कहे काका कवि 8 आने के पाव टमाटर और 3 रुपए का किलो दूध में आधा वाटर। 6 रुपए किलो पड़ा, 3 रुपए का किलो दूध में आधा वाटर। हमने हलवाई से कहा यार क्या कर रहे हो। हलवाई कहने लगा फिर मूंछ पर हाथ, दूध और जल का रहा आदिकाल से साथ। तर्क देखिए उसका, दूध और जल का रहा आदिकाल से साथ,
आदिकाल से साथ कौन इससे बच सकता, मंसूरी में खालिश दूध नहीं पच सकता, मंसूरी में खालिश दूध नहीं पच सकता, सुन काका हम आधा पानी नहीं मिलाएं तो पेट फूल 10-20 यात्री नित बढ़ जाए। तो हाथ जोड़ हमने कहा लाला जी तुम धन्य, जीवन भर करते रहो इसी कोट के पुण्य, इसी कोट के पुण्य नाम भारत में पाओ, बिना टिकट बैकुंठ धाम को सीधे जाओ। कहे काकी ललकार अरे या क्या ले आए, बुद्धू हो तुम पानी के पैसे दे आए। हमने कहा पानी कहती हो इसे तुम कहती नादान, ये मंसूरी मिल्क है जानू अमृत समान, ये मंसूरी मिल्क है जानू अमृत समान, जानू अमृत समान। अगर खालिश ले आते आज शाम तक हम दोनों निश्चित मर जाते। अच्छा काका जी, आपका तो जो इष्ट है वो तो हास्य रस है क्या, और साहित्यकारों ने कहा किसी ने कि करुण जो है वही एकमात्र रस है, किसी ने श्रृंगार को रस बनाया, किसी ने वीर रस को। तो आपने अपने इन रसों में कोई हास्य की स्थिति पैदा करने की कोशिश की? सर्वश्रेष्ठ हास्य रस, हास्य का सब रसों का राजा हास्य रस मेरी मान्यता है। ठीक, तो मैंने कभी कभी वीर रस में भी हास्य दिखा दिया। हाँ, एक वीर रस के कवि सम्मेलन में पहले हमने 4 लाइन एक पुरानी सुना दी जी। लड़ाई की तैयारी रखो तो लड़ाई पास नहीं आती, जैसे अपनी लुगाई पास हो तो दूसरी लुगाई पास नहीं अब हास्यरस में वीर रस। अपने शौर्य और साहस की, पहले मैंने ये कहा मंच पर आते ही माइक पर, मैंने कहा जो कविता मैं आपको सुना रहा हूँ आज, यह मैंने सन 1857 में लिखी थी, क्रांति। लोग मान गए। अपने शौर्य और साहस की तुमको झलक दिखाऊंगा, अपने शौर्य और साहस की तुमको झलक दिखाऊंगा, नहीं सुहाती शांत मुझे मैं गीत क्रांति के गाऊंगा। सांस रोककर सुनना मित्रों, मन की व्यथा बताता हूँ, 1857 की तुमको कथा सुनाता हूँ। तो आंखों में ज्वाला थी, दिल में धधक रहे थे अंगारे, आंखों में ज्वाला थी, दिल में धधक रहे थे अंगारे, युद्ध भूमि में मैंने मुर्दे पटक पटक कर दे मारी। अरे नाना राव पेशवा का हुक्का में ही तो भरता था, नाना राव पेशवा का हुक्का में ही तो भरता था, और झांसी वाली रानी के घोड़े पर मालिश करता था, झांसी वाली रानी के घोड़े पर मालिश करता था। मैंने मंगल पांडे को विप्लव की भंग पिलाई थी, इतिहास की बात बता रहा हूँ। मैंने मंगल पांडे को विप्लव की भंग पिलाई थी, और वीर तांतिया टोपे को मैंने ही जंग सिखाई थी। 5 हॉर्स पावर थी मेरी साधारण सी टक्कर में, लेकिन काया पिचक गई पिछले चुनाव के चक्कर में, काया पिचक गई पिछले चुनाव के चक्कर में। फिर भी इतना बल है मेरी सूखी हुई कलाई में, आज्ञा दें तो आग लगा दूं फौरन दिया सलाई में। अच्छा काका, आपने कुछ अपनी इस हास्य रस में गजलें भी लिखी हैं क्या? जी हाँ, ऐसा हुआ। एक हाथरस में कवि सम्मेलन हुआ था हमारे नगर में ही, तो वहाँ इस बार जो कवि सम्मेलन हुआ उसमें एक कवि ने गजल सुनाई हिंदी के ने। अच्छा। मेरी पत्नी श्रोताओं में बैठी थी, तुम्हारी काकी। उसने कहा हिंदी के कवि गजल लिख रहे हैं, तुम क्यों नहीं लिखते? हमने कहा गजल का मतलब समझती हो मैडम? बोले क्या? मैंने कहा तुमने कभी गजक खाई है? गजक, गजक गुड़ और तिल से बनती है, और गजल दिमाग और दिल से बनती है। हमने कहा गजल पेश कर रहे हैं, इसमें दिल तुम्हारा दिमाग हमारा, और ये भी बता रहे हैं हम कि गजल कहते किसको है। देखिए मेरी उसकी बात हो रही है, आप तो सुनिए, पत्नी से बात हो रही है। दिल को इस दिल से मिलाओ तो गजल होती है, दिल को इस दिल से मिलाओ तो गजल होती है, रूप का सूप पिलाओ तो गजल होती है, रूप का सूप पिलाओ तो गजल होती है। झोंक कर भाड़ में मनहूसियत के कूड़े को, मैंने कहा हास्य कवि की पत्नी हो उदास क्यों रहती हो? झोंक कर भाड़ में मनहूसियत के कूड़े को, खुशी के फूल खिलाओ तो गजल होती है। अगले शेर पर आपकी विशेष बात चाहूंगा। और मैंने कहा उनसे कि बजा के चिमटा या कोई खास इशारा करके हमको कमरे में बुलाओ तो गजल, बजा के चिमटा या कोई खास इशारा करके हमको कमरे में बुलाओ तो गजल होती है। अगला शेर, प्यार की प्लेट में भर करके हुस्न का हलवा, प्यार की प्लेट में बड़ा स्वाद आता है साहब। प्यार की प्लेट में भर करके हुस्न का हलवा, अपनी उंगली से चटाओ तो गजल होती है, अपनी उंगली से चटाओ तो गजल होती है। एक छोटी सी गजल और अभी हमने लिखी, अभी छोटी सी आसाम यात्रा से हम लौटते रेल में लिखी, उसका शीर्षक है गजल बुढ़ापे की। बुढ़ापे में भी हमने इश्क की तिकड़म निकाली है। अब और सोच लें, मैं तो कह रहा हूँ, बुढ़ापे में भी हमने इश्क की तिकड़म निकाली है।
तेरी मम्मी की फोटो अपने सीने पे लगा ली। बुढ़ापे में भी हमने इश्क की तिकड़म निकाली है, तेरी मम्मी की फोटो अपने सीने पे लगा ली। ये नागिन जैसी लट जो आपने कांधे पे डाली है, ये नागिन जैसी लट जो आपने कांधे पे डाली है, प्लास्टिक मेड है या पूंछ घोड़े की लगा ली है? प्लास्टिक मेड है या पूंछ घोड़े की लगा ली है? चलो झगड़ा मिटा, दोनों बराबर हो गए जाना, हमारे दांत नकली है, तुम्हारी जुल्फ जाली। ममता जी, हमने अलग अलग तारीखों का जिक्र किया, जैसे कि हमने बताया कि 16 अप्रैल को मनाया जाता है रेल दिवस। भारत में पहली रेल उस दिन चली थी। और केदार शर्मा का जिक्र इसलिए किया क्योंकि 12 अप्रैल को उनका जन्मदिन होता है। अब 17 अप्रैल को एक ऐसा दिन होता है जो बहुत ज्यादा मायने रखता है, और मुझे लगता है ममता जी आपको इस दिन के बारे में मालूम है। बिल्कुल, हमें याद है वर्ल्ड हीमोफीलिया डे है, और हमें लगता है कि इस एक दिन के बहाने हम श्रोताओं को जागरूक कर सकते हैं, उन्हें सचेत बना सकते हैं अपनी सेहत के प्रति। ये एक ऐसी बीमारी है, जब कहीं चोट लग जाए या फिर खून की धारा जब बहने लगती है तो वो ब्लीडिंग रुकती नहीं है। तो ये बच्चों में ज्यादा पाई जाती है। तो अगर इस तरह की बीमारी बच्चों में पाई जाती है तो बहुत जल्दी सतर्क हो जाना चाहिए, डॉक्टर के संपर्क में आना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि खास तौर से गांवों की ओर हम देखते हैं कि जब बच्चों को खून बहने लगता है, खास तौर से नाक से, जिसे नक्सीर फूटना कहते हैं, तो लोग घरेलू इलाज करते हैं। तो जब बच्चों को कभी ब्लीडिंग हो और हैवी ब्लीडिंग हो तो तुरंत डॉक्टर के संपर्क में जाएं। बिल्कुल ममता जी, ये जो हीमोफीलिया है ये एक आनुवंशिक बीमारी है जिसमें खून का थक्का बनना बंद हो जाता है। जब शरीर का कोई हिस्सा कट जाता है तो खून के थक्के बनाने के लिए जरूरी घटक खून में मौजूद प्लेटलेट से मिलकर उसे गाढ़ा कर देते हैं और खून का बहना अपने आप रुक जाता है। जिन लोगों को हीमोफीलिया होता है उनके शरीर में ये थक्का बनाने वाले घटक बहुत कम होते हैं, इसलिए उनका खून लगातार बहता चला जाता है। ये बीमारी मुख्य रूप से आनुवंशिक कारणों से होती है और दो तरह की होती है। हीमोफीलिया ए में फैक्टर 8 की कमी होती है और हीमोफीलिया बी में फैक्टर 9 की कमी होती है। तो हीमोफीलिया के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये बात हमने कही। वैसे तो हम यही चाहते हैं कि दुनिया में सभी लोग स्वस्थ रहें और सभी मुस्कुराते रहें। और अब चलिए संग्रहालय में खोजबीन नहीं करनी है, अगले हफ्ते के लिए कुछ तो ढूंढना होगा। अनमोल रिकॉर्डिंग्स और कुछ अनमोल नाटक, कहानियां, कविताएं, ये सब तो ढूंढना होगा ना। बिल्कुल, फिर एक बार बचपन के संसार में चले जाते हैं, क्योंकि जब संग्रहालय की बात आती है तो किताबें बहुत खोजी जाती थी और संग्रहालय से किताबें खोज कर पढ़ने का मजा ही अलग होता था। तो इसी तरह विविध भारती के संग्रहालय में अनमोल रिकॉर्डिंग्स का खजाना है। ममता जी, आज के इस कार्यक्रम का आगाज हमने ट्रेन से किया था, तो इस कार्यक्रम का अंत भी ट्रेन से करते हैं। गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। तो आपको बता दें कि विविधा कार्यक्रम का ये सफर आपने तय किया यूनुस खान और ममता सिंह के साथ। और इस गाड़ी के जो ड्राइवर थे, यानी इस प्रोग्राम के जो प्रोड्यूसर थे, वो थे हर्षवर्धन गवई। तो ये चली विविधा की रेल। नमस्कार। नमस्कार। गाड़ी को दे ऐसी है नींद, अच्छा बुरा न देखे। गाड़ी को दे ऐसी है नींद, अच्छा बुरा न देखे। सब है सवार दुश्मन के यार, सबको चलिए लेके। जीना सिखा रही है, मरना सिखा रही है। गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा। दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना।